वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 का मॉडल एक्टिविटी टास्क मैथमेटिक्स का, जो जुलाई 2021 में दिया गया है। ओके, बांग्ला शिक्षा पोर्टल में भी है और आपको स्कूल से भी मिला होगा। तो इसका पहला है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल विथ रियल कोएफिशिएंट्स इज। इनमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक चल विशिष्ट द्विघात समीकरण, इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो हम किस तरह से चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिस इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है, जो चल होता है, चल राशि, उसका सबसे ज़्यादा पावर वो 2 होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कौन एक इक्वेशन का जो x है, यहाँ पे वेरिएबल या चल राशि, उसका पावर 2 होगा। ठीक है, वही होगा हमारा आंसर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देख ले ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में ये इक्वेशन दिया हुआ है समीकरण। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें इंटू करना पड़ेगा। पहले इंटू कर लेते हैं। तो ब्रैकेट से बाहर एक से दोनों को इंटू करना होगा। एक्स इंटू होगा पहले एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का पावर हो जाएगा। यहाँ पावर कुछ नहीं मतलब 1 और यहाँ पावर 2, 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्स इंटू होगा यहाँ पे 1 से, माइनस रहेगा यहाँ पे, एक्स 1 से इंटू होगा तो एक्स हो जाएगा, ये इंटू हो गया, फिर -3x = 0। ओके, और तो यहाँ से देख सकते हैं जब हमने इंटू कर लिया तो यहाँ पे जो x है इसका सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 3 है। तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर कितना होना चाहिए, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पावर वो 2 ही होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा पावर नहीं होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब ये ऑप्शन है ये रॉन्ग होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है बी, ये होगा कि नहीं। देखिए यहाँ भी इसी तरह इंटू करेंगे, एक्स स्क्वायर से पहले एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा और x⁴ हो जाएगा, 2 + 2 4, फिर माइनस, फिर एक्स स्क्वायर 1 से इंटू हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर -6x। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं एक्स का सबसे ज़्यादा पावर 4 है, 2 नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग। इसके बाद ऑप्शन सी और डी देखते हैं। इसके बाद ऑप्शन सी में ये इक्वेशन है, तो इसको भी इंटू करेंगे इसी तरह, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x इंटू 1 एक्स हो जाएगा, फिर माइनस ये x = 0। तो यहाँ पे आप देखिए x का सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और डी में आप देख सकते हैं x का पावर जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, पावर 2 नहीं है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी ये हो जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम ऑप्शन सी में टिक कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दीज आर। इस इक्वेशन या समीकरण का रूट या फिर इसके मूल क्या होंगे। रूट मतलब हमें पता है जो x का वैल्यू होता है उसे हम रूट कहते हैं या मूल कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं दो फैक्टर है आपस में, इनटू है प्रोडक्ट में या गुण में। ठीक है, तो फिर यहाँ से हमें पता है कि क्या करना पड़ता है, दो इस तरह ब्रैकेट इंटू रहता है, =0 रहता है, तो हमें क्या करना होता है, आइदर और करना पड़ता है, आइदर ये पहला वाला 0 या और दूसरा वाला 0। वहाँ से हमें x का 2 वैल्यू मिलेगा, वो देखना में है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट ये था हमारे इक्वेशन या समीकरण। यहाँ से हम क्या करेंगे, आइदर ये पहला वाला 0 करेंगे, 2x - 2 = 0, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 2x, 2 को राइट साइड में करेंगे, -2 = के राइट साइड में जाएगा तो +2 हो जाएगा, 0 के जगह में आ गया, और x = कितना होगा, x के साथ यहाँ 2 इंटू है, राइट साइड में आएगा तो 2 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 कैंसिल करेंगे, 1 हो गया, तो x = कितना हो गया, 1। ये हो गया x का एक वैल्यू। दूसरा वैल्यू आएगा इसको 0 करके, और x + 3 = 0, और यहाँ से x = कितना आएगा, +3 को राइट साइड में लेके आएंगे तो -3 हो जाएगा। ये हो गया x का दूसरा वैल्यू। इसलिए x का 2 वैल्यू क्या हो गया, एक हो गया 1 और दूसरा हो गया -3। ये 2 वैल्यू होगा x का, यानी ये दोनों हो गया रूट या मूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा सी। ओके, तो हम सी में टिक करेंगे।
उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है द इंटरेस्ट ऑन ₹50 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 years इज हाउ मच टाइम्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 year एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहा जा रहा है 10% या 10% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर या सरल ब्याज दर पर 50 रुपये का 2 साल का जो इंटरेस्ट या ब्याज है या सूद वो 100 रुपये का 1 साल का उसी रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर या उसी ब्याज दर पर, ये मतलब 10% पर जो है ये इंटरेस्ट इस इंटरेस्ट का कितना होगा, हाउ मच टाइम्स कितना होगा। यानी हमें पहले क्या करना है 50 रुपये का 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है 10% रेट पर, और दूसरी मर्तबा हमें निकालना है 100 रुपये का इंटरेस्ट निकालना है 1 साल का उसी 10% रेट पर, और फिर देखना है कि ये पहला वाला इंटरेस्ट या ब्याज दूसरे वाले का क्या होगा। ये ऑप्शन 2i यानी दुगना होगा, हाफ आधा होगा, 1/4 एक चौथाई होगा या बराबर होगा। तो हम यहाँ निकाल के देखते हैं क्या होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं 50 रुपये का 2 साल का 10% रेट पर या दर पर इसका इंटरेस्ट। ठीक है, PRT मिल गया तो इंटरेस्ट निकालेंगे I। तो ये फॉर्मूला क्या होता है PRT/100, सिंपल हमें पता है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। P 50 से R हो गया 10, T हो गया 2 years, PRT/100। ठीक है, तो ये कितना हो गया 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 दूना 10, यानी ये 10 रुपये हो गया। तो 50 रुपये का 2 साल का इंटरेस्ट 10% रेट पर 10 रुपये होगा। इसके बाद हमें निकालना 100 रुपये का इंटरेस्ट निकालना है 1 साल का 10% पर ही। ठीक है, तो इस पर इंटरेस्ट कितना होगा, तो यहाँ भी P 100 हो गया, R हो गया 10%, टाइम हो गया 1 साल बाय 100। तो यहाँ 100 कैंसिल, ये कितना हो गया 10 × 1, ये भी हो गया ₹10। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इसका जो इंटरेस्ट है और इसका इंटरेस्ट ये दोनों आपस में क्या है इक्वल हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा D इक्वल। ओके, तो यहाँ पर हम D में टिक करेंगे इक्वल। चौथा क्वेश्चन है PQ एंड RS आर 2 chords ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ ए सर्कल ऑफ सेंटर O सेंटर वाले या O केंद्र वाले एक सर्कल या वृत्त का PQ और RS 2 कोड है, 2 जीवा है और जिनका लंबाई बराबर है, इक्वल है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द कोड PQ फ्रॉम द सेंटर O इज़ 8 सेंटीमीटर। PQ कोड या जीवा का सेंटर या केंद्र से दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो द डिस्टेंस ऑफ द कोड RS फ्रॉम द सेंटर O विल बी, तो O सेंटर या O केंद्र से RS कोड या जीवा की दूरी कितनी होगी। ओके, देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जब 2 कोड के लंबाई आपस में बराबर हो तो फिर दोनों जो है सेंटर से बराबर दूरी पर होती है। ठीक है, या केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। अगर एक कोड या एक जीवा अगर सेंटर या केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर है तो दूसरा कोड भी सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ये सिंपल सा बात है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा A। ओके, फिर भी मैं नक्शा से आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो इसका नक्शा अगर आप देखें तो इस तरह से होगा। ये O सेंटर वाला एक केंद्र, एक सर्कल वृत्त है। PQ एक कोड हो गया, RS एक कोड हो गया, और PQ जो कोड या जीवा है वो सेंटर से कितना दूरी पर है 8 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो जो दूरी होता है वो परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया O से, और ये दोनों कोड आपस में बराबर है, यानी PQ का लंबाई जो है RS का लंबाई के साथ बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है तो ये 8 सेंटीमीटर दूरी पर होगा, तो ये भी 8 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मैंने बता दिया, A होगा 8 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स है क्वेश्चन नंबर 2 का। पहला है इफ़ द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज़ हाफ ऑफ दैट ऑफ फर्स्ट क्यूब। कहा जा रहा है एक क्यूब या घन का जो एज का लंबाई है या उसके एक भुजा के जो लंबाई है वो पहले वाले क्यूब या पहले घन के एज के लंबाई का या उसके भुजा की लंबाई का हाफ है, यानी आधा है। ठीक है, सिंपल मतलब ये कि एक क्यूब है फर्स्ट क्यूब, उसका जो भी एक साइड का लंबाई होगा, भुजा की लंबाई होगा, दूसरा वाले क्यूब का जो एक साइड या भुजा का लंबाई उसका आधा है।
ठीक है, दूसरा वाला का आधा है, अब पहला वाला का ये बड़ा है, ठीक है। देन द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब मतलब ये सेकेंड क्यूब, ओके। तो ये दूसरा जो क्यूब है उसका वॉल्यूम आयतन जो है इज़ 1/8 पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्यूब। पहले वाले क्यूब या घन के आयतन या वॉल्यूम का 1/8वां हिस्सा होगा। तो ये सही है या गलत है, इसको निकाल के देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इस तरह अपने आसानी के लिए, इजी के लिए फर्स्ट क्यूब सेकंड क्यूब लिख ले रहे हैं। पहला क्यूब का हम जो लंबाई एक एज का या एक साइड या भुजा का लंबाई में ए यूनिट मान लेते हैं, एक इकाई, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसलिए इसका वॉल्यूम भी कितना होगा। तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, घन का वॉल्यूम का फॉर्मूला, उसका जो एज होता है उसका होल क्यूब होता है, तो ए का क्यूब होगा, ठीक है। इतना क्यूबिक यूनिट होगा घन इकाई। अब जो दूसरा क्यूब है इसका जो एज होगा या इसका एक किनारा, एक भुजा का लंबाई, वो क्या होगा, पहले वाले का आधा होगा। इसका अगर ए है तो इसका होगा ए का आधा मतलब a/2, ठीक है, इतना यूनिट होगा। तो फिर इसका वॉल्यूम क्या होगा पहले वाले वॉल्यूम के साथ, इसका वॉल्यूम निकालें। तो इसका जो वॉल्यूम हो रहा है, मान लीजिए इसका नाम देते हैं V1, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वहीं इसका जो साइड या एज है उसका होल क्यूब होगा, यानी a/2 का होल क्यूब होगा, ठीक है। इतना क्यूबिक यूनिट या घन इकाई। तो ये कितना हो गया, ए का होल क्यूब एक क्यूब हो गया, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, इतना क्यूबिक यूनिट घन इकाई। तो ये हो गया दूसरे वाले क्यूब का वॉल्यूम या आयतन। तो ये बराबर क्या हो रहा है, ए क्यूब बटा 8 मतलब ये होता है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/8 इंटू ए क्यूब, क्यूबिक यूनिट घन इकाई, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि ए क्यूब इंटू 1 करेंगे तो ए क्यूब ऊपर में आ जाएगा, बटा 8 हो जाएगा। अब ए क्यूब क्या चीज़ है, ए क्यूब मतलब हो रहा है पहले वाले क्यूब का वॉल्यूम या आयतन। तो यहाँ पे ए क्यूब की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 इंटू वी, क्यूबिक यूनिट। तो ये बराबर क्या आ गया, V1 बराबर हो गया, ये V1 बराबर हो गया 1/8 इंटू वी, मतलब हो रहा है दूसरे वाले क्यूब का जो वॉल्यूम या आयतन है पहले वाले क्यूब के वॉल्यूम या आयतन का 1/8वां हिस्सा हो गया, ठीक है। 1/8 इंटू है, मतलब ये जो है V1 ये V2 का 1/8वां हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ये दूसरे वाले क्यूब का वॉल्यूम पहले वाले के 1/8वां हिस्सा है, तो फिर ये क्या होगा, ट्रू होगा, सही होगा, इसलिए ये ट्रू होगा, ओके। तो ये जो पहला वाला है ये क्या हो जाएगा, ट्रू होगा, ओके। दूसरा, इफ़ a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4, अगर ये दिया हुआ है, देन a/b/c इक्वल टू होगा 4:3:2। ये दिया हुआ है तो ये सही है या गलत है, कैसे बनाएंगे, बिल्कुल इजी है। इसको हम k मान ले, k मान लेने से a b c अलग अलग हो जाएगा, और फिर उसका हम रेशियो या अनुपात निकाल लेंगे, देखेंगे इतना होता है या नहीं। अगर इतना होगा तो ट्रू, अगर इतना नहीं होगा तो फिर फॉल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये दिया हुआ था, इसको हम k मान ले, k से, इसलिए a बराबर कितना होगा, a बराबर हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा k के साथ 2k। b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर b के नीचे 3 k से इंटू हो जाएगा 3k, c बराबर हो जाएगा 4k। अब a b c अलग अलग हमें मिल गया, उसका रेशियो निकाल लें, इसलिए a/b/c बराबर होगा, a मतलब 2k, b मतलब होगा 3k, c इक्वल टू 4k। तो फिर ये कितना हो जाएगा, देखें सबसे k कैंसिल हो जाएगा तीनों में से, तो ये हो जाएगा 2:3:4, ठीक है। जबकि हमें दिखाना था इतना होता है या नहीं है, तो ये देखिए 4:3:2 जैसा नहीं है, ये 2:3:4 है। तो इसका मतलब ये कि जो दूसरा वाला दिया हुआ है वो फॉल्स है, ठीक है। और इसको सिंपली भी आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि a के नीचे 2 है ना, b के नीचे 3 और c के नीचे 4, तो इसका जब रेशियो निकालेंगे तो ये 2:3:4 ही होता है। तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट देख के बोल सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये फॉल्स होगा। तीसरा है, इफ़ द प्रिंसिपल इज ₹p एंड द एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज R%। कहा जा रहा है जो प्रिंसिपल या मूलधन है वो कैपिटल P रुपये है, और एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वो R% है, चक्रवृद्धि ब्याज का जो दर है वो R% है, R% है।
देन द प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड ईयर विल बी, तो दूसरे साल का जो प्रिंसिपल या मूलधन होगा वो इतने रुपए होगा। ये सही है या गलत है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में याद रखिए, जो दूसरे ईयर का जो प्रिंसिपल या मूलधन होता है वो कैसे निकाला जाता है, पहले एक साल का जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, उसको जो पहले वाला प्रिंसिपल या मूलधन है उसमें जोड़ना पड़ता है, तब वो दूसरे साल का प्रिंसिपल होता है। एक बार दोबारा बताओ, दूसरे साल का जो प्रिंसिपल या मूलधन होगा वो कैसे निकलेगा, एक साल का जो इंटरेस्ट है उसको हमें जोड़ना पड़ेगा जो पहले वाला प्रिंसिपल है उसमें, ठीक है। यानी पी में हमें जोड़ना पड़ेगा एक साल का इंटरेस्ट या ब्याज, तब जाके निकलेगा दूसरे साल का प्रिंसिपल या मूलधन। ये तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज में, तो हम वही करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल हमारा था पी रुपए, ठीक है। अब हमें एक साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटरेस्ट जो हम निकालेंगे वो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा यहाँ। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी बाई 100 होता है। तो प्रिंसिपल तो पी है, आर है रेट, वो R% है, और टाइम हो रहा है एक साल, तो एक होगा, ठीक है, बाई 100। तो ये कितना आ गया, ये हो गया P इंटू आर इंटू 1 कितना हो जाएगा, पी आर इंटू जगह 1 से तो पी आर हो जाएगा बटा 100। ये हो गया, इतना रुपए हो गया एक साल का इंटरेस्ट, सरल ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। अब इस रुपए को हमें प्रिंसिपल में जब हम जोड़ देंगे पी में, तब जाकर हमारा दूसरे साल का प्रिंसिपल निकलेगा। इसलिए प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल का जो मूलधन होगा वो क्या होगा, पहले वाला जो प्रिंसिपल या मूलधन है वो P प्लस उसके बाद दूसरे पहले साल का जो इंटरेस्ट हुआ वो हो गया PR बाई 100। ये हो जाएगा दूसरे साल का हमारा मूलधन या प्रिंसिपल, ओके। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में बोला सिर्फ PR बाई 100 होगा, तो वो क्या होगा, गलत होगा। असल क्या होगा, P प्लस PR बाई 100। तो दूसरा वाला जो तीसरा वाला वो भी क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये तीसरा भी क्या हो गया, फॉल्स। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, इन द फिगर, सामने जो नक्शा या चित्र दिया हुआ है, ए बी इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ सेंटर ओ सेंटर वाले या ओ केंद्र वाले सर्कल या वृत्त का ए बी क्या है, डायमीटर या व्यास है। क्यू इज ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल, इस सर्कल या वृत्त के अंदर में एक क्यू पॉइंट है, ठीक है, जो इसके ऊपर नहीं है बल्कि अंदर है थोड़ा, क्यू पॉइंट। तो एंगल ए क्यू बी या कोण ए क्यू बी इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल। तो ए क्यू बी ये जो एंगल है या ये कोण जो है ये हमेशा एक एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा। एक्यूट एंगल मतलब जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो ये सही है या गलत है? तो देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा दूँ कि जब ये एक डायमीटर या व्यास है तो फिर ये ए पॉइंट यहाँ मिल रहा है और बी पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। जब इस तरह एक सर्कल के ऊपर में किसी पॉइंट पर मिलता है तो हम जानते हैं कि ये जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर एंगल या अर्धवृत्त प्लस एंगल, ठीक है, अर्धवृत्तीय कोण। तो ये जो सेमी सर्कुलर एंगल होता है ये क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। ये हमने थ्योरम 37 या प्रमेय 37 में पढ़ा है पहले ही। लेकिन अगर यही पॉइंट थोड़ा नीचे आ जाए, जो सर्कल के अंदर में हो जाए, तब ये एंगल कैसा बनेगा, ये 90 डिग्री तो नहीं होगा। 90 डिग्री होने के लिए ये क्यू पॉइंट को इस सर्कल के सरकमफेरेंस या परिधि के यहाँ ऊपर में होना चाहिए था, लेकिन ये नीचे हो गया। तो ये क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा या बड़ा होगा, ये समझना है। तो देखिए स्टूडेंट, ए और बी तो इसका भी उसी तरह से सेम है, ये ए में मिल रहा है और ये बी में मिल रहा है। अब आप इसमें गौर कर सकते, थोड़ा सोच सकते हैं कि यहाँ पर जब ये पॉइंट P इस सर्कल पर है तो ये 90 बना, लेकिन जब ये पॉइंट थोड़ा ऊपर जाएगा, अगर मान लीजिए इस सर्कल से बाहर आ जाता, तो फिर ये जो चीज़ है, ये साइड और ये साइड, ये दोनों भुजा का जो है लंबाई, थोड़ा ये एंगल जो है बीच में हो थोड़ा छोटा बनता, ठीक है, क्योंकि ये साइड लंबा हो जाता तो फिर एंगल क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो वो बाहर अगर होता P पॉइंट और हम इसे मिलाते हैं तो एंगल छोटा हो जाता, 90 डिग्री से छोटा होता, तब वो एक्यूट एंगल होता या
न्यून कोण होता है। लेकिन जैसे जैसे ये अंदर में आएगा ये पॉइंट इस तरह से, तो फिर क्या होगा, ये साइड थोड़ा और बड़ा, ये साइड तो छोटा हो जाएगा, ये साइड भी थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन ये एंगल बड़ा हो जाएगा, ये 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये एक्यूट एंगल नहीं बनेगा बल्कि ये 90 से बड़ा हो जाएगा, तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, इसको अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये एक्यूट एंगल नहीं है बल्कि ये क्या होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, हमेशा ये एक्यूट एंगल नहीं होगा, 90 से छोटा नहीं होगा, तो ये फॉल्स होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला है, इफ़ द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ वॉल्यूम एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इक्वल, अगर एक लंबवृत्ताकार सिलेंडर है, बेलन है, और उसका वॉल्यूम आयतन और उसका लेटरल सरफेस एरिया या वक्रतल का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, आर इक्वल, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर का हमें रेडियस या अर्धव्यास पता करना है। तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। मान लिया राइट सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस आर है और हाइट एच है, लंबवृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास आर और ऊंचाई एच है। ठीक है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक या प्रश्न अनुसार क्या बोला है, उसका वॉल्यूम और लेटरल सरफेस एरिया या वक्रतल का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है एक सिलेंडर या बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम बराबर होगा किसके साथ, लेटरल सरफेस एरिया के साथ। लेटरल सरफेस एरिया या वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर है और हमें आर का वैल्यू पता करना है। तो देखिए दोनों तरफ से पाई पाई कैंसिल हो गया क्योंकि सब इंटू है, एच एच कैंसिल हो गया, यहाँ एक आर है, यहाँ आर स्क्वायर है, तो एक एक आर कैंसिल हो गया, यहाँ बचा आर और यहाँ बचा 2। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना आ गया, 2 यूनिट या 2 इकाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई सेंटीमीटर वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 यूनिट या 2 इकाई, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, बिल्कुल ईजी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शो दैट 7 + √2 इज द कॉन्जुगेट सर्ड ऑफ द मिक्स्ड क्वाड्रेटिक सर्ड 7 - √2। कहा जा रहा हमें ये दिखाना है कि 7 - √2 जो सर्ड या करनी है, मिक्स क्वाड्रेटिक सर्ड है या मिश्र द्विघात करनी है, इसका जो कॉन्जुगेट सर्ड होगा या अनुबंधी करनी होगा वो हो जाएगा 7 + √2। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट या अनुबंधी करनी क्या होगा, 7 + √2, ये हमें दिखाना है। तो देखिए कॉन्जुगेट दिखाने का तरीका ये है कि हमें ये दिखाना पड़ेगा कि इन दोनों को जोड़कर इनका सम एक रेशनल नंबर होगा या मौलिक संख्या होगा। ठीक है, जिसमें रूट नहीं होता है। और दूसरा है कि इन दोनों का इनटू या प्रोडक्ट या गुणनफल वो भी क्या होगा, एक मौलिक संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा। 2 चीज़ दिखाना है, सम करके भी दिखाना है और इनका प्रोडक्ट करके भी या गुण करके भी, जरब करके भी दिखाना है कि दोनों ही क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, उसमें कोई रूट नहीं होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम सम करके दिखाते हैं, 7 + √2 + 7 - √2 कितना होता है। देखिए ये हो जाएगा 7 + √2, ब्रैकेट खोल देंगे तो यही होगा 7 - √2। तो देखिए +√2 - √2 कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 7 + 7 कितना हो गया, 14। तो देखिए इन दोनों मिक्स्ड क्वाड्रेटिक सर्ड या मिश्र द्विघात करनी का जब हमने सम किया, जोड़ा इनको, तो कितना आ गया, 14 आ गया, विच इज़ ए रेशनल नंबर, जो एक रेशनल नंबर है, विच इज़ ए रेशनल नंबर, जो एक मौलिक संख्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो इनका सम तो हमने दिखा दिया एक रेशनल नंबर है, अब इनका प्रोडक्ट भी दिखाना होगा हमें एक रेशनल नंबर। तो अब हम करेंगे अगेन, अब इनका हम प्रोडक्ट लेंगे या गुण करेंगे या इनको इंटू करेंगे, 7 - √2 इंटू करके क्या होगा, देखिए इसको ए समझिए, इसको बी समझिए, हमने रेशनलाइजेशन भी सीखा है, ये a + b हो गया, ये a - b हो गया, तो फार्मूला लग जाएगा a² - b²। ठीक है, क्योंकि a + b और a - b होता है क्या, a² - b² होता है।
कितना हो गया 7 का स्क्वायर 49 और √2 का स्क्वायर हमें पता है, रूट का स्क्वायर होने से रूट हट जाता है, सिर्फ 2 होगा। तो ये कितना हो गया 49 - 2 47। तो ये भी क्या हो गया एक रेशनल नंबर, विच इज़ ए रेशनल नंबर, विच इज़ ए रेशनल नंबर, जो एक मौलिक संख्या है या रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमने देखा इनका प्रोडक्ट भी एक रेशनल नंबर 47 और इनका सम भी एक रेशनल नंबर 14। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे का कॉन्जुगेट सड़े अनुबंधी करनी है। ठीक है, इसलिए 7 - √2 इज कॉन्जुगेट सर्ड ऑफ 7 + √2, जो हमें दिखाने के लिए कहा था, प्रूव्ड, प्रमाण हो गया, साबित हो गया। ये इसका कॉन्जुगेट है और हम ऐसे भी बोल सकते हैं ये इसका कॉन्जुगेट, ये भी इसका कॉन्जुगेट है। ओके, नो प्रॉब्लम। और जो स्टूडेंट्स ये आखिरी क्वेश्चन है, ये एक थ्योरम है, प्रमेय है, प्रूव विथ रीजन दैट द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। हमें दिखाना है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज के जो अपोजिट एंगल होते हैं, विपरीत कोण या मुखालिफ के जाविये आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं या संपूरक होते हैं। ठीक है, यानी उनका जोड़ आपस में 180 डिग्री होता है। तो ये थ्योरम नंबर 38 या प्रमेय 38 है, इंग्लिश बुक में पेज नंबर 164 में है। और मैंने थ्योरम्स जो हमारे सिलेबस में है, टोटल 12 थ्योरम, मैंने सभी थ्योरम बना दिया है। इस थ्योरम का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। ओके, तो ये हमारा जुलाई का एक्टिविटी टास्क कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगस्त का एक्टिविटी टास्क वो भी मैं 1-2 दिन में बना दूंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे आप अपने दूसरे जो स्टूडेंट हैं क्लास 10 में पढ़ते हैं उनके साथ शेयर करें। और जो कुछ भी अभी मैंने बताया इसका मैं PDF फाइल बनाकर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी और साथ में इसका सॉल्यूशन भी। ओके, थैंक यू वेरी मच।